हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो मैं एकदम अच्छा बेटा। तो हम लोग जीओसी में जो पढ़ रहे थे, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, और एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने लास्ट में जो एग्जाम्पल किया था वो ओम्स गैप वाला किया था। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 9। तो आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से। आर यू तैयार फॉर दैट? बेहतरीन। चलो बेटा लिखो क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ध्यान सुनो बेटा, इस क्वेश्चन को समझो, लिख लिया होगा अपने इतना। तो ये क्वेश्चन जो था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो पूछा गया था वो AIPMT 04 मेंस का क्वेश्चन है। उसने ऐसे बनाकर दिया था और पूछा था कि बताइए कि ये कौन सा है, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, क्या तुम्हें याद है? हाँ समझा। तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। इससे बोल रहा है कि यहां से जो पहला H+ निकला है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, दूसरा H+ निकला है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 है। फ्यूमेरिक एसिड में पहला H+ निकला है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 डैश है, और दूसरा निकला है तो Ka2 डैश है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उसने कहा कंपेयर करिए Ka1 और Ka1 डैश में, एंड Ka2 एंड Ka2 डैश में कंपेयर करिए। तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अगर आप देखते हैं यहां से H+ निकल रहा है, क्या कॉन्जुगेट बेस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अनपढ़ गंवारों की तरह बात मत किया करो, जो केवल H बॉन्डिंग बोलते हैं मैं उन्हें इलिटरेट समझता हूं, क्योंकि इंटर और इंट्रा से दुनिया बदल जाती है। समझ आया? तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, दिस इज, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे और हाइड्रोजन के साथ क्या आपको सामने IMH नजर आ रहा है? IMH, इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। बच्चा कहेगा हे मास्टर का बोलो, कह रहा सर इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग तो यहाँ पे भी है। ऑक्सीजन के साथ जो H लगा है वो एक्टिव H है कि नहीं बेटा? वो फिर मोर यूनिटम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? H बॉन्डिंग करेगा। लेकिन आपने पढ़ा है कि जो ये वाला H बॉन्डिंग है ये इस वाले H बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। ये आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है। इस H बॉन्डिंग को बोलते हैं आयन डाइपोल H बॉन्डिंग,
और आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग एक सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग होता है, जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। यहां पे भी एच बॉन्डिंग है, आईएमएच यहां पे भी है, लेकिन वहां का जो आईएमएच है पहले की तुलना में जबरदस्त है। क्या रे? जबरदस्त। समझ में आया बेटा? तो आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग ये नॉर्मल एच बॉन्डिंग है, आयन डाइपोल एच बॉन्डिंग क्या होते हैं? ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि यहां पर अगर एच बॉन्डिंग करोगे तो ऑक्सीजन पे जब नया बॉन्ड बनने लग जाएगा तो क्या ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी होने लग जाएगी? अरे बोलो, तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन यहां ऑक्सीजन कैसे होने लग गया? न्यूट्रल। बोलो, आयन डाइपोल, वैसे सिमेट्रिकल एच बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो गया। और क्या इसमें साथ में एक चीज और क्या नजर आ रही है? चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टेबिलिटी बहुत, चिलेट रिंग तो उसमें भी है, लेकिन ये आयन डाइपोल के साथ ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पे भैया एच बॉन्डिंग है कि इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग नहीं। तो बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? ऊपर वाला कि नीचे वाला? जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा तेज बनेगा कि धीरे धीरे बनेगा? ज्यादा तेज बनेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा फास्ट होगा कि स्लो स्लो होगा? फास्ट होगा तो Ka1 ज्यादा होगा कि Ka1 डैश ज्यादा होगा? Ka1 ज्यादा होगा। यानी यहां से पता चल गया कि Ka1 इज मोर देन Ka1 डैश। बोलो है ना? Ka1 डैश, ये आपका आंसर आ गया। अब सुनो, यहां एच बॉन्डिंग हो चुकी है डियर स्टूडेंट, एच बॉन्डिंग हो चुकी है, आईएमएच हो चुका है। अब इस हाइड्रोजन को रिलीज करना आसान होगा क्या? क्यों 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 क्यों? एच बॉन्डिंग आईएमएच में है, इसको रिलीज करना आसान नहीं है। बोला भाई H प्लस निकालते हैं, ये कहेगा ना ना ना, बड़ी मुश्किल से थामा है तुमको मैंने, ना जाने दूंगा आज आपको, बड़ी मुश्किल से मेरे बंधन में आए हो, वो भी आयन डाइपोल बंधन में आए हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने देगा। और तुम चले जाओगे तो मेरा हाल बेहाल हो जाएगा, टन टनाटन शुरू हो जाएगा। तुम चले जाओगे तो मेरा हाल बेहाल हो जाएगा, टन टनाटन शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आया? दुखी देखो कितना दुखी है रहा, उसके जाने में इसकी हालत हो जाएगी खराब। तो यानी अब ये H प्लस आसानी से नहीं जाएगा, H प्लस आसानी से नहीं देगा। इससे पूछे भाई तेरा क्या ख्याल है? कहता है बंधन पहले भी नहीं था, बंधन पहले भी नहीं था, मैं बंधन से परे हूं। ये नाचीज क्या चीज है? ले जाओ इसको। समझ में आएगी ना? तो अब H प्लस निकालना ऊपर वाले के लिए आसान है कि नीचे वाले के लिए आसान है? नीचे वाले के लिए आसान है। मेरी बात समझ में आएगी नहीं आया? तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा कि Ka2 और Ka2 डैश में ज्यादा कौन होगा? Ka2 डैश, क्योंकि ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। और यहाँ रिपल्सन क्या है? मिनिमम। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? बोलो, रिपल्सन, टन टना टन। और दूसरा क्या है? H बॉन्ड हो रखा है, अरे ना इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो आंसर बता क्या होगा? इस बार कौन ज्यादा होगा बेटा? Ka2 डैश ज्यादा होगा Ka2 से। मेरी बात समझ में आया? अब ध्यान सुनो, उसने ये भी पूछा कि इतना बताने के बाद ये भी बताना कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो इन दोनों का रीजन सेम है बेटा, दोनों का रीजन क्या है? सेम है। और दोनों का रीजन क्या है? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, दोनों का सेम रीजन है। मेंस में आया था तो आपको ये भी बताना था और रीजन भी बताना था। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग अच्छा वाला बन रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट वाला बन रहा है, इसलिए Ka1 ज्यादा है किससे? Ka1 डैश से। इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग अच्छा वाला बन चुका है, इसलिए वो Ka2 क्या हो जाएगा? कम। हो गया कि नहीं हो गया? दोनों का रीजन एक ही है, क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर H में। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बना ली। बेहतरीन क्वेश्चन था। कैसा था? बेहतरीन। लिख लिया आप लोगों ने? ऊपर वाला, ये पहले मैं ऊपर वाला हटाऊंगा ये। हाँ वही, मैं तुम लिखते ऊपर वाला लिखते ना, आईएमएच लिखो पहले, पहली लाइन रिपल्सन लिखो, हमें आप लिखो ना पहले। हाँ
एग्जाम्पल नंबर कौन चलेगा? 11। बेटा थोड़ा फास्ट लिखना, ठीक है? नहीं, अब आप समझ गए हो ना? थोड़ा फास्ट लिखना। चलो आ जाओ। हाँ, आपकी क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन भी हमने लिया है कहाँ से बेटा? NCERT से, क्लास 12 से, जो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है वहाँ से एग्जाम्पल लिया है। तो हमने कहा एग्जाम्पल के साथ दो दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहली बात ध्यान सुनना, मतलब बताओ, क्या बताओ, 3Cl का -I मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? फिर 2Cl है, इसका भी -I। अच्छा सुनो, 2Cl का, ध्यान सुनो बेटा, 2Cl का -I 1 NO2 के -I से ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। सर 2I का -I 1 NO2 से, आई डोंट नो, आई डोंट नो। देन सर हाउ यू नो? बिकॉज NCERT नो, बिकॉज NCERT नो। एग्जाम्पल ही मैंने कहां से लिया है? NCERT से। उसमें लिखा है 2 क्लोरीन का ज्यादा है, तो हमने 2 क्लोरीन बता दिया। 2 आयोडीन का 1 NO2 से ज्यादा होता है, आई डोंट नो। और कोई नहीं जानता है, जो कहता है जानता है गलत जानता है। डेटा पता होना चाहिए। आप ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी 2 ग्रुप लाके उसका -I चेक कर लो। डेटा बताता है, अगर डेटा पता है तो वो भी जानता है सही। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जहां जहां आएगा मैं आपको बताता चलूंगा। तो 2Cl का -I, तो अब NO2 का भी क्या लगेगा बेटा? -I। और Cn का भी क्या है? -I। लेकिन Cn का -I इस समय मिनिमम हुआ कि नहीं हुआ? मिनिमम हुआ। ये मैंने -I ऑर्डर लिखवाया था, आप जानते हो। तो बताओ एसिडिस्टेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ABCD, है ना? K का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ABCD, क्योंकि जो एसिडिस्टेंट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? K। PK का ऑर्डर क्या हो जाएगा? DCBA। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? और पीएच का ऑर्डर क्या हो जाएगा? DCBA। उल्टा हो गया। यानी ये क्वेश्चन लिखने के बहाने मैंने आपको ये बताना चाहा है कि वो क्वेश्चन किसी भी अंदाज में आपसे पूछ सकता है। आपको जवाब देने के लिए क्या रहना पड़ेगा? तैयार रहना पड़ेगा। कुछ कह रहे हो? आप कुछ कह रहे हैं? यू Cn का NO2 के बाद Cn फ्री हो, सुनो एसिड। कोई बात नहीं, अब आ गया ना? चलो 12। सुनो बेटा, ये भी अच्छा एग्जांपल है। बिना कॉन्जुगेट बेस बनाए जवाब देना आपको। इधर सुनो, तो आप सबसे पहले बताओ साइज, EN और इफेक्ट। सी इफेक्ट बताया था ना? पीरियड में है कि नहीं सारे? बताओ। तो पीरियड वाला क्या जवाब दोगे? EN से। बताओ क्या ये दोनों ऑक्सीजन है कि नहीं बेटा? तो ऑक्सीजन की EN क्या होती है? कार्बन से ज्यादा। ये कितना हो गया बेटा? 3.5। बट यहाँ कितना हो जाएगा? 3.25। यहाँ 3 हो जाएगा। बोलो। अच्छा यहाँ पे तो ये हाइड्रोजन है,
2.75 और यहाँ भी क्या है 2.75। बात तो समझ में आई नहीं आया? चलो ध्यान समझना, हमें इतना समझ में आ गया कि ऑक्सीजन वाला ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? कार्बन वाले से, जो कि sp हाइब्रिडाइज है। अरे बोलो, इससे ये क्या होगा? अमोनिया। En कितना है? 3 है। इसके बाद ये होगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, इतना तो आप मोटा मोटा जवाब दे सकते हो। अब बच गए दो, तो बस आर का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। प्लस आई कारण क्या कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ पर देखोगे तो आप सीधे जवाब दे सकते बेटा। ध्यान से सुनना कि यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड है, कौन सा सेंटर है ये? sp2, एक डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ कैसे बेटा? एक तो है ही, क्या 3 3 है कि नहीं बेटा? यानी एक के कारण माइनस आई है। यहाँ कितने कारण है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बोलो। तो क्या ऑर्डर ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो ये आपको याद रखना है। बस हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं, दुनिया के सारे अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होते हैं। क्या बोला? दुनिया के सारे अल्कोहल वाटर से लेस एसिडिक होते हैं एक्सेप्ट छोटकू। मुझे मत देखो बेटा, इधर देखो। छोटकू खतरनाक एसिड है इनकी तुलना। अरे मुझे मत देखो बेटा, इधर देख। यहाँ देख सकते हो, तो आप जवाब देख सकते हो। मतलब अगर आपसे इन जनरल पूछें तो H2O से बाकी अल्कोहल क्या होंगे? पीछे होंगे। लेकिन आगे कौन आ जाता है बेटा? मिथाइल अल्कोहल। ये आपको याद रखना है। एसिडिक। तो ऐसे याद रखें, दुनिया के सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक हैं एक्सेप्ट छोटकू। इज इट क्लियर? बना लो। छोटकू कंसेप्ट बहुत जगह आएगा। ओके चलिए, ऊपर वाला क्वेश्चन तो लिख ही चुके होंगे हम। चलो हो गया। बोलो बेटा। चलिए अगला हेडिंग डालिए। बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ।
ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ। चलो बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ की हम पहले से आपसे बात कर चुके हैं बहुत सारी। स्टार्ट बेसिक स्ट्रेंथ हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था, एक चीज मैं वापस से रिवाइज करना चाह रहा हूं कि ये लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, अगर डोनेट करता है किसको बेटा बोलो, H प्लस को, तो इस स्पीसीज को क्या बोलेंगे, बेस। बता चुका हूं क्या? और अगर मान लो बोल दिया अदर देन H प्लस, वेरी गुड, अदर देन H प्लस, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल। ये सब आपको बात बता चुके हैं। चलो ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सामने कोई बेस है, ये बेस है, कुछ भी हो सकता है, मान लो हमने इसको लोन पेयर वाला बता दिया, ये बेस है। अब इसका करा दो प्रोटोनेशन, क्या होगा बेटा, ये हो गया प्रोटोनेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने लिख रहा हूं। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा KB, तो क्या बन गया बेटा BH प्लस। ये अगर बेस है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। और KB क्या कहलाता है बेटा बताओ, KB कहलाएगा यहां पर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोले बेटा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा बताओ, अच्छा बेस कौन होगा? अच्छा बेस होगा जिसका प्रोटोनेशन ज्यादा होगा, जो लोन पर बहुत आसानी से डोनेट करेगा, किसको, H प्लस को। अच्छा बेस वो होगा जिसका प्रोटोनेशन ज्यादा होगा, प्रोटोनेशन ज्यादा होगा तो क्या रिएक्शन बहुत फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो KB की वैल्यू ज्यादा की कम, यानी बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, KB। रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा जा रहा है यानी कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल बनेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, मैं बोला कॉन्जुगेट एसिड लेस स्टेबल हो कि ज्यादा स्टेबल हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो, लेस स्टेबल हो कि मोर स्टेबल हो, मोर स्टेबल। यानी जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड को हम रिप्रेजेंट करेंगे Ca से जो कि एक केटायन है। कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल, बेटा जिस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ, मुझे मत देखो, एक अच्छा एसिड तब होगा जब उसका बेस ज्यादा स्टेबल होगा, संयुग्मी बेस, कॉन्जुगेट बेस। एसिड लॉयल है तो बेस भी लॉयल है, बेस की भी ताकत उसके एसिड की स्टेबिलिटी में ही है। अरे है ना, तो यानी दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो स्टेबल रहे। तो अपन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 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 स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते मेरी बात समझ में आएगी नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होगा उतना प्रोटोनेशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा बनना चाहेगा, प्रोटोनेशन ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और ये है क्या, कॉन्जुगेट एसिड है क्या, केटायन है कि एनायन है, बोलो, ये है आपका केटायन है। यानी यहां से बोल सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, KB, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, PKB। और बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, PH। जानते हो ना, वो क्या है, PH, बोलो है ना। PH का कम होना एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब ज्यादा होना, तो PH का ज्यादा होना बेसिक स्ट्रेंथ का ज्यादा होना। इज इट क्लियर? चलो साहब ध्यान सुना, बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा बेस कब होगा, जब वो लोन पेयर धीरे 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 या डिफिकल्टी से डोनेट करे कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी हो, तो अपन सोचता है बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ नहीं, लोन पेयर के नंबर नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन नहीं, एबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो साहब, तो अपन यहां एक चीज और बोल सकते हैं, ध्यान सुनना, यहां हम एक चीज बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या मेरी बात सुन में है?
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना रहेगा लोन पे डेंसिटी बढ़ेगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो डोनेशन भी बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे बोलो ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट। तो अगर हम इन सेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बात करें तो क्या बोल सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, अरे है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अरे बोलो ना, यहाँ प्लस आई इफेक्ट और क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपके सामने लिया तो समझने का प्रयास करिए। हमने लिया यहां पे कि हमारे सामने है, ये है H2N और यहां पर आपके सामने ले लिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये है क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहां पर है H2N और यहां पर ले लिया हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपको यहां पर लोन पेयर नजर आ रहा है, ये आपके सामने लोन पेयर नजर आ रहा है। ये है A और ये क्या है बेटा, B। बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो लोन पेयर डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ गई। लोन पेयर डेंसिटी इंक्रीजेस। यहां पर खींच रही है कि नहीं खींच रही है बेटा, तो लोन पेयर डेंसिटी डिक्रीजेस। लोन पेयर डेंसिटी डिक्रीजेस। तो एबिलिटी ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर ज्यादा कहां होगा, पहले में, अरे बोलना। तो एलपी डोनेशन अवेलेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी बेटा, यहां पे बोलो, ज्यादा होगी। और यहां क्या बेटा बताओ, जो एलपी डोनेशन अवेलेबिलिटी होगी वो यहां पे क्या होगी बेटा, बोलो, कम होगी। तो बताओ यहां का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, ज्यादा। यहां का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, यहां का बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा, यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट। तो अपन बोल सकते हैं, अगर अभी तक हम लोग बात करें कि हमने क्या बात कर रखी है कि ईडीजी क्या हो गया हमारे, प्लस आई वाला हो गया कि नहीं हो गया, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें। और ईडब्ल्यूजी क्या हो गया हमारा, माइनस आई वाला हो गया कि नहीं होगा। इज इट क्लियर, कोनो डाउट कि तो इस पर आधारित हम अपने क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इज इट क्लियर, तो लिख लीजिए इसको। लिख लो लिख लो लिख लो। थोड़ा फास्ट लिखेंगे बेटा।
बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। मैं सामने वालों की सबकी कॉपी देख के जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। चलो पहला क्वेश्चन, मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ। मैं पहले सारे क्वेश्चन लिखूंगा, इंतजार मत, कहीं इंतजार करता है बेटा तू, साथ में लिखते जा। लिख चुका तो लिखा ना बेटा साथ में, जब समझा रहा हूं तो रुक जाए करो, लिख रहा हूं तो साथ साथ में लिखो। हाँ, बोलो बेटा। हाँ बेटा, ये हाँ हाँ मिस प्रिंटिंग है।
लिखते जाओ मेरे साथ बेटा। कितने एग्जाम्पल तक लिख लिए? अरे वाह, मेरे एक एग्जाम्पल पीछे, मतलब स्पीड सही चल रही तुम्हारी आज, बेहतरीन। 4 तक तो लिख ही लिए ना। अगर मान लो किसी का छूट गया हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी, मैं अभी वापस एक्सप्लेनेशन में नीचे आऊंगा तब लिख लेना। तुम अगला एग्जाम्पल लिखना शुरू करो। हाँ, बेटा कैसे हो आप? एकदम अच्छे बेटा। आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट ही हमको ताकतवर बना देती है। चलिए, आओ साहब। मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं यहीं पे हूं और मैं यहीं रहूंगा ही। चलो ध्यान सुनो। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? प्लस आई। जितना ज्यादा प्लस आई बेसिक उतना ही ज्यादा। तो इधर देखो बेटा, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, तो ये लोन पेयर डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं? 3 है तो 3 से कंपेयर कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। बोलो रे। तो देखो यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल दिया प्लस आई बहुत ही ज्यादा। इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा बेटा प्लस आई? तो अब सब लिख नहीं रहे, आप समझ जाना, ज्यादा ज्यादा। यहाँ भी प्लस आई क्या है? ज्यादा। तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा? दैट इज, यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा, ये क्या है? यहाँ पे लिखा ये है प्लस आई। तो लिखो यहाँ पे मैक्सिमम प्लस आई, तो क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम बेसिक। भाई मैक्सिमम प्लस आई, मैक्सिमम लोन पेयर डेंसिटी, मैक्सिमम डोनेशन, देन मैक्सिमम बेसिक। एबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी ना डोनेशन की। तो यहाँ पे जो ऑर्डर आपके सामने बन रहा है, उस ऑर्डर को ध्यान से देखोगे तो क्या ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिस इज द ऑर्डर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे डियर बच्चा। यहां पर एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। तो यहां से एक चीज पता चल गया कि 2 लोन पेयर वाले का बेसिक स्ट्रेंथ 1 लोन पेयर वाले से ज्यादा। यहां तो कोई डाउट? ऐसा कहां लिखवाया मैंने? ऐसा कहां लिखवाया मैंने ना? ऐसा कहां लिखवाया मैंने? स्टार्टिंग में ही बोल दिया था नंबर वाली बात। फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मुझसे बोला, क्या नाम बेटा आपका? हर्षित ने। आपका नाम? यस। हर्षित ने हमसे बोला, मानो कि मेरे जेब में मतलब कैपेसिटी नहीं है और इतना ये मतलब हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ है नहीं, इसका सत्य से भी कोई लेना देना नहीं है। मान लो मेरे जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं। बेटा ये हाइपोथेटिकल है, मुझे भी घर भी जाना है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब क्वेश्चन में आ जाओ। मान लो मेरे जेब में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो हर्षित को 100 रुपए की जरूरत थी। तो हर्षित ने सोचा ये मौका अच्छा है, 2000 का नोट मैंने कहीं से देख लिए थे, पिंक वाले नोट थे, कि सर की जेब में पड़ा है। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि सर से 100 रुपए मांगते हैं। अब सर की क्या है, 2000 का ही नोट है, तो सर तो वो दे देंगे, और एक बार दे देंगे तो फिर मांगेंगे नहीं। कैसे कहेंगे हर्षित पैसा वापस करो, 100 रुपया, और हम वापस करेंगे नहीं। तो 2000 का 100 मान रहे हैं, बाकी का फायदा हो गया। तो हर्षित ने कहा सर मुझे 100 रुपए की जरूरत है। हमने कहा अच्छा हर्षित। मैंने जेब में हाथ डाला, हर्षित खुश हो गए, और मैंने पैसों को अपनी मुट्ठी से और दबा लिया। हर्षित बड़ी मेहनत से कमाया है बेटा, नहीं दे सकता। ये यस बेटा,
इन्होंने कहा हर्षित भाई तुम्हें पैसे की जरूरत थी, तुम हमसे कहते कितने पैसे की जरूरत है। हर्षित ने कहा अरे यार 100 रुपए की जरूरत है, सर से मांगा था, मना कर दिया, लग रहा था देने का मन नहीं उनका पैसे। मैं दूंगा, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम 100 मांगते मैं 100 से ज्यादा दूंगा। और इन्होंने 101 रुपए दिए। किसको? 100 से ज्यादा दिए कि नहीं दिए? अब बताओ इनके लिए अच्छा डोनर कौन है, हर्षित की मास्टर साहब? हर्षित। हर्षित। अब मेरी बात, हर्षित के लिए अच्छा कौन है? यस। हाँ यस अच्छा डोनर। कह रहा मेरा नाम ही नहीं ले रहे, डोनर हम है। और हाँ, तो यस कहाँ से हो तुम? मुंबई से। आप कहाँ से हो? ये टोंक से हर्षित हैं, ये मुंबई से यस हैं। और पूरी दुनिया देख रही है, तो कभी पैसे मांगना हो तो इनसे मांगना हो। तो क्या हुआ बेटा, ध्यान सुनना। तो इनके लिए अच्छा डोनर कौन हुआ? यस। मैं अच्छा डोनर नहीं हुआ, मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, मेरे पास लोन पेयर ज्यादा है, लेकिन देने की टेंडेंसी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेरा ईएन ज्यादा है, कंजूस ज्यादा हूं। ईएन का मतलब क्या हुआ? कंजूस ज्यादा है। अरे यार एग्जाम्पल समझा रहा हूं, इसके लिए कुछ भी मुझे अपने आप को बोलना पड़े वो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में बेटा? हाँ अच्छा इधर आओ, चेक मत करना कल की सर कंजूस है कि नहीं, चेक करते हैं। हाँ हाँ पता जेब में पैसे वैसे नहीं बेटा, पर्स में मुश्किल से 200-300 रुपए होंगे बस। अब फालतू बात मत करो। अच्छा ठीक है, वापस आओ वापस आओ वापस आओ, बस यही बात है। इधर आओ, आत्मसात कर लो इसको, आत्मसात कर लो। जहां खड़े होगे ना पैसे ही पैसे मिलेंगे। आत्मसात कर लो इसको, आ जाओ। ऐसी क्वालिटी बनाओ ना कि दुनिया तुम्हें पूछे, तुम किसी के पीछे ना जाओ, लोग तुम्हारे पीछे हैं। इधर आ जाओ। तो ध्यान सुनना, तो यानी एक चीज समझ गया, हमने आपको पहले ही बताया था कौन सा इफेक्ट? सी इफेक्ट। पहले साइज एंड देन इफेक्ट। एक ही पीरियड के हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो ईएन फैक्टर लगेगा। तो बताओ ईएन फैक्टर लगने का लोन पेयर ऑन मोर ईएन, लोन पेयर ऑन मोर ईएन, मोर स्टेबल लोन पेयर। तो क्या लोन पेयर ऑन मोर ईएन मोर स्टेबल लोन पेयर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? तो क्या हो गया? लेस डोनेशन होगा कि नहीं होगा बेटा? तो क्या हो जाएगा ये? मिनिमम, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ईएन आंसर आ गया। ऑन द, अभी ऑन द बेसिस ऑफ ईएन इतना तो आंसर आ गया, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। अब देखो इसका 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 सबका ईएन क्या है? सेम, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम। सब कैसे हैं? sp3 नाइट्रोजन है। तो जब ईएन सेम हो जाए तब क्या देखते हैं? इफेक्ट। नहीं ईएन से यहां इफेक्ट नहीं देखना, यहां तो ईएन से आंसर आ गया। तो अब यहां देखो, क्या यहां प्लस आई मैक्सिमम होगा? यहां भी क्या है? प्लस आई। और यहां प्लस आई क्या होगा बेटा? मिनिमम होगा। तो क्या तो बेटा क्या ऑर्डर ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा? कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। चलो अगले क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बच्चे नंबर ऑफ लोन पेयर में खेल जाते हैं। CH3NH2, यहां का CH3 कौन से पे लग रहा है? प्लस आई। लोन पेयर डेंसिटी क्या है? इंक्रीजेस। यहां कोई ना आई, इसे बोलते हैं क्लोरामीन। क्या बोलते हैं? क्लोरामीन। Cl कौन से इफेक्ट देखेंगे? माइनस आई। माइनस आई से क्या हो गया? लोन पेयर डेंसिटी कम। तो बेटा क्या ऑर्डर आपका ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? क्लोरामाइन मैंने लिखा है, क्लोरामीन क्लोरामाइन, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन में ये आपको मिलेगा, तब हम पूछेंगे, हम आपको क्लोरामाइन पढ़ा चुके हैं। अगले की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा। हाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ ध्यान से बेटा, अगला जवाब दो। क्या जवाब दोगे? सबका ईएन क्या है? सेम। अलग अलग है क्या? कैसे पता चला? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, अरे अब समझदार हो गए हो तुम। ये कौन सा है? sp3 नाइट्रोजन। ये कौन सा है बेटा? sp2 नाइट्रोजन। और ये कौन सा है बेटा? दिस इज द sp नाइट्रोजन। तो यहां क्या है? ये मोर है ना, lp ऑन मोर ईएन नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा? ये मिनिमम बेसिक हो गया कि नहीं हो गया? मिनिमम बेसिक हो जाएगा, बोलो है ना, मिनिमम बेसिक। तो क्या ऑर्डर अपने आप समझ में आया? यहाँ कोई इफेक्ट लगाना है कि
कैसे पता चल गया? EN से, EN से यहाँ जवाब आ गया, साइज EN देन इफेक्ट। बताओ बेटा यहाँ जवाब क्या आएगा? यहां तक देखोगे तो सभी में क्या है? सभी में क्या है बेटा? यहां तक सेम है, बोलो। यहां तक सभी में क्या है? सेम है। ये देखो बेटा, ये क्या है? दिस इज द लोन पेयर। NH2 क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? लोन पेयर। बताओ बेटा क्या कहोगे? यहां NO2 कौन सा इफेक्ट है? माइनस, माइनस आई, माइनस आई यहां का क्या है? मैक्सिमम। यहां का क्या है? मिनिमम। नहीं सॉरी, हाँ हाँ एक मिनट एक मिनट, यहां पर क्या है बेटा? एक मिनट, यहां पे क्या है बेटा? दिस इज द मिनिमम। तो अगर ये है A, ये है B और ये है C, ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? B, देन A, देन C, BAC। इज इट क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन का जवाब देना बेटा। बताओ बेटा क्या ख्याल है आपका? यहां पर देखोगे तो 3 कार्बन का प्लस आई लग रहा है कि नहीं बेटा? बोलो। 4 कार्बन, हेलो, हाँ आ गई। चलो तो यहां पे देखो 4 कार्बन के लिए प्लस आई और ज्यादा। यहां क्या बेटा? 5 कार्बन का प्लस आई और भी ज्यादा, 6 कार्बन कारण और भी ज्यादा। तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो हाँ या ना। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? अच्छा चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ साहब और एग्जाम्पल डिस्कस करें, फिर लिखना एक साथ सब, कि पहले लिख लो? लिख लिया क्या साथ में? चलो ठीक है, पहले लिख लो इतना। जिन्होंने नहीं लिखा है थोड़ा फास्ट लिखेंगे। हाँ, कहाँ पे? चलो चलो पहले कर लो, इतना कर लो पहले, 2 3 4 5। टाइम वेस्ट मत करना, लिख लेना तो सीधे बोल देना मैं वहां पहुंच रहा हूं बेटा। 2 3 4 5 हो जाए तुरंत बोलना, आगे बढ़ जाएंगे। लो बेटा 4 नंबर, ठीक है लिखो। चलो चलो आ जाओ।
चलो बेटा, हाँ बहुत ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, लोन पेयर। यहाँ भी क्या है, लोन पेयर। यहाँ भी क्या है, लोन पेयर। यहाँ भी क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन, अरे लोन, अरे लोन, लोन, लोन। अब ध्यान सुनो, अब ये लोन पेयर डोनेशन वाला सेंटर कौन सा है, नाइट्रोजन। यहाँ दो नाइट्रोजन, वहाँ एक नाइट्रोजन है और बाकी ऑक्सीजन है, वहाँ भी क्या है, 2 नाइट्रोजन है। तो जो सबसे अच्छा डोनर सेंटर होगा उसी को चूज करना है। जैसे इसमें किसको चूज कर लिया, नाइट्रोजन, एक ही इकलौता है, दोनों नाइट्रोजन में से किसी एक को चूज कर लो, दोनों नाइट्रोजन किसी एक को चूज कर लो कंपेयर करने के लिए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, अरे 2 लोन पेयर वाला कि 1 लोन पेयर वाला, हाँ 2 और 1 से कोई मतलब, जिसका ईएन कम है वो आसानी से डोनेशन देगा। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो हमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कंपेयर करना है। कई बच्चे दिमाग क्या लगा देते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो हम कंपेयर इससे कर लेंगे, और हम एग्जाम में क्या करेंगे, इस NH को यहाँ बना देंगे, इस ऑक्सीजन को वहाँ बना देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करने लग जाएगा। बेटा करना, अगर यहां नाइट्रोजन आ गया, ध्यान सुना, यहां पे अगर नाइट्रोजन आ गया तो फिर मोर डोनर साइड इधर वाला होगा कि नहीं होगा, तो इसको कंपेयर करना होगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो अभी तो मैंने सब एक जैसे बना रखा है। तो अब बताओ क्या यहां पर इसका प्लस आई होगा कि नहीं, बेटा बताओ। प्लस आई से लोन पेयर डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। केवल इसी में प्लस आई है क्योंकि कार्बन भी सिंगल बॉन्ड है, बाकी सभी में क्या है, माइनस आई। माइनस आई मिनिमम किस में होगा, माइनस आई मिनिमम किस में होगा, सेकंड वाले में। किस में होगा, सेकंड। क्यों, क्योंकि दूरी बढ़ने से इंडक्टिव फील्ड क्या होता है, कम। तो यहां हो गया बेटा, दिस इज द माइनस आई, क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम हो गया। अब देखो यहां पर देखो, ये थोड़ा पास है, इसकी तुलना में ज्यादा होगा माइनस आई, इसका भी लग रहा है। लेकिन यहां 1 नाइट्रोजन और यहां 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ईएन ज्यादा है कि नहीं बेटा। ईएन ज्यादा होने के कारण क्या ये ज्यादा खींचेगा, बोलो। तो यहां माइनस आई क्या हो गया बेटा, दिस इज द मैक्सिमम। तो यहां पे माइनस आई मिनिमम हो तो क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी यानी लोन पे डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। यहां फिर और भी कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, अरे है ना। तो बताओ क्या ऑर्डर बता सकते हो, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, आंसर क्या होगा, सबसे आगे क्या होगा, ए के बाद, बी के बाद और डी के बाद। क्या समझ में आएगी नहीं है, दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा। अब अगले क्वेश्चन का जवाब दो, ए और बी, ए और बी में ज्यादा बेसिक कौन होगा, ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल, ए और बी में से ज्यादा बेसिक कौन होगा। कितने लोग कह रहे हैं ए इज मोर बेसिक, वन टू, ए इज मोर बेसिक वाले हाथ उठाओ, बी इज मोर बेसिक, एक्सप्लेन। बेहतरीन जवाब, जोरदार तालीम के लिए, सही जवाब है। ध्यान सुनो, तो आप देख सकते हो मैं आपको पढ़ा चुका हूं यह चीज। यहां पर क्या एक ऑब्जर्व हो रहा फिनोमेना, इसे क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग। याद करो रूई पढ़ाया था, यहां पे फ्लिपिंग होगा, बट यहां पर नो फ्लिपिंग, यहां पर फ्लिपिंग बेटा नहीं होगा, वहां पर फ्लिपिंग है, यहां पे फ्लिपिंग नहीं होगा। हम पढ़ा चुके हैं बेटा, इसीलिए पढ़ाया था वहां पे, ये सारे क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले, हम इसको कर लें।
अब समझ रहे हो, मैं इसको बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे फ्लिपिंग का क्या बताया मैंने, यही बताया था ना फ्लिपिंग बेटा, बोलो है ना। ये लोन पेयर है, ध्यान सुनना। ऐसे लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं जिसमें मतलब जो साइंस का नहीं वो भी जवाब दे देगा। ये लोन पेयर है, डोनेशन के लिए तैयार है। फ्लिपिंग कहाँ जा रहा भाई, मत जा। रोक ले रहा है कि नहीं रोक ले रहा है, बताओ। ऐसे दोनों हाथ मतलब तीनों हाथ इसके घूम रहे होंगे ऐसे ऐसे, तो क्या इसको घेर लेंगे चारों तरफ से क्राउडिंग में, तो ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाए। इसके हाथ बंधे हुए हैं, ये देखो यहाँ रखा है, और हाथ बंधे हुए नीचे, तो क्या आसानी से डोनेट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। समझाने का तरीका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लोन पेयर ज्यादा आसानी से कहां अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, ए में। लोन पेयर मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन। यहां क्या होगा बेटा, लोन पेयर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन। अरे बोलो, तो ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, तो ये क्या होगा, दिस इज द मोर बेसिक, दिस इज द मोर बेसिक। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ए इज मोर देन बी। अरे बोलो, कोई डाउट, मन में कोई शंका तुरंत पूछो, मुझे पता है तुम्हारे मन में शंका चल रही है। हाँ, तुम अपने शंका अगर मेरे सामने रखोगे तभी तो तुम्हारे शंका का निवारण होगा बेटा। बताओ, बोलो बोलो बोलो, कुछ बोला था किसी ने। अच्छा, ब्रिज हेड क्या होता है, अच्छा मैं भी बताया नहीं हूं। ब्रिज हेड पे पॉजिटिव क्या होता है, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव, अच्छा ऐसा पढ़ा था क्या, ऐसा कोई रूल है क्या कि ब्रिज हेड पर पॉजिटिव नहीं पाया जा सकता। अच्छा अच्छा, पाया जा सकता है लेकिन स्टेबल नहीं होगा। ओके ओके ओके, तब फिर बेसिक ज्यादा होना नहीं चाहिए था, है कि नहीं। दो चीजें से हम एक्सप्लेन करेंगे, बैठो। पहला, कॉमन सेंस, जो चीज मैंने पढ़ाया नहीं वो मैं पूछ कैसे सकता हूं। दूसरा, अधूरा नॉलेज इंसान को बर्बाद कर देता है, अधूरा नॉलेज इंसान को बर्बाद कर देता है। जब ब्रिज हेड आएगा तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मैं देना चाह रहा हूं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ब्रिज हेड पर पॉजिटिव, ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव नहीं हो सकता। वहां पे लिखा है प्लेनरिटी की बात करी गई है। किसी बात करी गई है, प्लेनरिटी की बात, sp2 कार्बन। क्या बात करी है, sp2 कार्बन 8 से कम। अरे बोलो ना, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने यहां पर, मैं जब आएगा तभी चर्चा करूंगा, नहीं तो अपन का, हाँ मैं तुम्हारे क्वेश्चन का इतना जवाब दे रहा हूं बेटा। ये मॉलिक्यूल ना, इधर देखो, डोनेशन करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 क्या है, sp3। इस मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, वो प्लेनरिटी की बात करता है, sp2 की बात करता है। समझ में आया कि नहीं आया, बस ज्यादा भी इसके बारे में बोलेंगे नहीं। यस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता क्या, क्यों sp2 होना चाहिए, नहीं क्यों sp2 होना चाहिए। प्लेनर में बोल ही कहां रहा हूं इसको, मैंने इसको प्लेनर थोड़ी ना बोला है। कहां से कहां अधूरा नॉलेज लेके चलते हो। ये देखो, ये हुआ प्लेनर, या फिर ये हुआ प्लेनर। ये sp2 हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ है ना बेटा। यस, ये टेट्राहेड्रल में क्या दिक्कत है, इसलिए अपन अभी इस बारे में बात ही नहीं करें, जब रिजल्ट आएगा तो हम इसके डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ, आओ साहब। ऐसा बेटा ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जान रहे हो तो अच्छी बात, ना जानो तो उससे भी अच्छी बात। चलिए आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं, मजेदार। बेटा अधूरा नॉलेज क्या करता है, अच्छा लिमिट कंप्लीट हो गई इसकी, कहता है सर पेज बदल दो। हाँ लिख लो पहले बेटा, चलो लिख लो, इस पेज को फिर हम वापस नहीं लाएंगे।
क्या रे? हाँ बेटा, लिखो लिखो लिखो, 1 मिनट। समझ जाओ बेटा इसे, ठीक है? हाँ लिख तो गया, पूरा तो आ रहा है। आगे बढ़ जाए, चलो आइए। नोट, NCERT क्लास 12 पेज नंबर 397, पेज नंबर 397। यहाँ पे लिया मैंने PHCH2NH2, PHCH2NH2, और यहाँ ले लिया बेटा हमने अमोनिया। ये है अमोनिया, इसे बोलते हैं फिनाइल मिथेनामाइन, और ये क्या है आपके सामने? अमोनिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। NCERT का है बेटा ये, तो आपके हिसाब से क्या होगा, A या B? हैं? हाँ, क्यों? ध्यान सुना, आपकी NCERT है, पेज नंबर के साथ कोट कर रहा हूं। हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, बहुत ध्यान सुनना, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पहले एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। पीके से एसिडिक स्ट्रेंथ, पीके भी बेसिक स्ट्रेंथ। जितने को हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर देते हैं, एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। लेकिन जहां नहीं एक्सप्लेन करते हैं वो वैल्यू बेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वैल्यू बेस्ड। तो ये वैल्यू बेस्ड है, ये वैल्यू बेस्ड, और आपके NCERT में आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीकेवी वैल्यू की बात करते हैं, पीकेवी, तो इसका पीकेवी वैल्यू होता है 4.70 और इसका पीकेवी वैल्यू होता है बेटा 4.75। याद नहीं करना, पीकेवी वैल्यू नहीं याद रखना है। तो अब बताओ इसका पीकेवी अगर आपके सामने है, ध्यान सुनना, ज्यादा है कि कम है? इसका पीकेवी कम है तो केबी क्या होगा? और केबी ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? आंसर क्या है? ज्यादा। ऐसे याद रखना बेटा, ये वैल्यू बेस्ड है। क्या बेटा? वैल्यू। कुछ एग्जांपल हमें वैल्यू बेस्ड भी याद रखने हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बेटा याद रखना, मैं टेस्ट में पूछूंगा, NCERT का पूछेगा, हाँ क्या है मुझे, देखो आपके NCERT का ही है, लेकिन अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप गलत कर दोगे। बच्चा PH का -I लगा के क्या कर देता है? अरे बोलो, है ना? अगर होता तो मैं नोट में क्यों लिखवाता, सिंपल नहीं करा देता? कॉमन सेंस। इतना तो तुमको अब समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारी NCERT में इतनी बहुत सारी चीजें जो तुमको सुलटा सकती हैं। इतना तो चीज समझ में आ रहा है कि अगर एग्जामिनर को बोल दिया जाए ना कि NCERT से बाहर एक भी क्वेश्चन ना बनाओ, तब भी वो क्या करेगा ना, खतरनाक क्वेश्चन बना सकता है। और हम तुम्हें इसकी झलक तुम्हारे माइनर में देते रहेंगे माइनर में इसकी झलक। कि NCERT से पेपर बनाएंगे और कहोगे अरे सर इतना टफ कैसे हो गया, इतना आसान कैसे हो गया, इतना मीडियम कैसे हो गया। इजी भी होगा तो NCERT से टफ होगा भी, तो NCERT से मीडियम भी होगा, तो पेपर आपका पूरा कैसा बनेगा? NCERT बेस्ड। हमारी कॉपी करोगे सब हो जाएगा, पूरा कॉपी में देखो विद पेज नंबर। कोई कहता है ना, लोग कह देते हैं कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। बेटा मेरी कॉपी पढ़ लोगे तो तुम्हें NCERT में पेज नंबर के साथ भी तुम्हें चीजें पता चल जाएंगी। और देखना बस इसी में खाली ऐड होता रहता है चीजें। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं रे? चलिए पेज नंबर 397 का डिस्कशन हो रहा है। आज हम NCERT का पेज नंबर 397, 398 और 399 सब डिस्कस करेंगे। NCERT क्लास 12 समझ में आ रहा है बेटा? और घर जाके आपको सब क्या है? पढ़ना है। चलिए
अगला हेडिंग डालिए, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन, और साथ में क्या ले लिया हमने, अमोनिया। क्या ले लिया बेटा, अमोनिया। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन और ले लिया आपके सामने अमोनिया। इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझना। और सबसे पहले इस पर मैं लिख रहा हूं NCERT पेज नंबर 398 पहला पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट 2023 में क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। लिखवा लो, अभी नीट में नहीं आया तो माइनर में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। कॉन्फिडेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, कहने का मतलब ये है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मेजर माइनर सब वही वाली बात है। बात के लिए हो गई कि नहीं हो गई? चलिए, तो इसमें सबसे पहले लिखिए कैपिटल ए, लिखिए, बहुत ध्यान सुना। मैं पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी के एक्सप्लेन करूंगा। कारण है कि अगर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ गया या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो बच्चे गलत कर देंगे। जनरली क्या होता है कि बच्चा फाइनल रिजल्ट याद कर लेता है, इसका आंसर ये आएगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकल आ गया तो साफ होगा, और इसकी झलक हम आपको टेस्ट में देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखिए, बोले बेटा, लिखो, इन गैसियस मीडियम, इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसमें लिखेगा बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। बना लो मेरे साथ, गैसियस मीडियम हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या हो सकता है, जैसे CCl4 ले लिया, C6H6 ले लिया, एटसेट्रा। तो डिपेंड किस पे करेगा बेटा, बोलो रे? हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट। मेरे साथ बना लो बेटा, अब खुद जवाब दो। ये कौन सी डिग्री का एमाइन है? 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये है अमोनिया। क्या बेटा? ये अमोनिया, ये है अमोनिया, अमोनिया। अब बताओ, क्या यहां पर 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बोलो। तो क्या यहां पर लोन पेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा? यहां क्या 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है बेटा? बोलो। तो लोन पेयर डेंसिटी यहां पे भी बढ़ जाएगा। अरे क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ मास्टर, समझ में आ रही। यहां एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, क्या लोन पेयर डेंसिटी बढ़ेगा? यहां तो कोई ना आई। तो बताओ बेटा, क्या बोल सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? क्या सबसे ज्यादा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में क्या है? अमोनिया। अब हमने यहां एक कोड वर्ड दिया है, कोड वर्ड। कोड वर्ड ये होगा, यानी यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ लिख दें, यानी सबसे आगे होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा? अमोनिया। ये हो गया बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आगे से इसको कोड वर्ड हम लोग देखेंगे। अमोनिया को हम लोग बोलेंगे 0। क्या बोलेंगे? 0। तो आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 0। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या आंसर हो जाएगा? 3, 2, 1, 0। ठीक है ना? तो क्या जाएगा? 3, 2, 1, 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा अगर गैसियस मीडियम में नॉन पोलर सॉल्वेंट कर दे तो बेसिक स्ट्रेंथ होगा 3, 2, 1, 0। अब लिखो कैपिटल बी।
मेरे साथ लिखते चलो बेटा, ठीक है ना, यो कैपिटल बी। इन एक्वस मीडियम, इन aqueous medium, in aqueous medium, or if medium not specified, अंडरलाइन करना, in aqueous medium और if medium not specified, ये लिख लिया था ना ऊपर, करो 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 सो करो। हो गया बेटा? हाँ, इन एक्वस मीडियम और इफ मीडियम नॉट स्पेसिफाइड, डैश करके लिखो, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है बेटा? बेसिक स्ट्रेंथ फॉलोइंग फैक्टर पर डिपेंड करता है। फॉलोइंग फैक्टर पे स्टार्ट करें बेटा, लिखो इसमें पहला फैक्टर क्या है। जब एक्वस मीडियम है, अब एक्वस मीडियम है, गैसियस मीडियम में या नॉन पोलर सॉल्व में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन इंडक्टिव फैक्टर, आंख बंद करके। लेकिन एक्वस मीडियम में कुछ फैक्टर्स हैं, उनका रिजल्टेंट होगा। बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि हम अमाइन की बात कर रहे हैं और अमाइन में एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, आर, और आर का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आई। तो लिखो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। बी सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब हम बात करने जा रहे हैं एच बॉन्डिंग की। तो यहां पर लिखो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू होगा सॉल्वेशन, बेसिक स्ट्रेंथ होगा प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। सी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इसे हमने बोल दिया SH। तो बेसिक स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब एक्वस मीडियम में कोई एक फैक्टर डिसाइड नहीं करता, एक्वस मीडियम में इनका रिजल्टेंट आंसर आएगा। इन तीनों फैक्टर को पढ़ना है एक एक करके। तो सबसे पहले लिखिए स्मॉल ए, स्मॉल ए बेसिक स्ट्रेंथ ओनली ड्यू टू, बेसिक स्ट्रेंथ ओनली जरूर लिखना, पहला बेसिक स्ट्रेंथ ओनली ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ओनली ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। स्टार्ट कर बेटा, सुनो ध्यान से। अच्छा बताओ, एक्वस मीडियम है और एक्वस मीडियम है तो क्या वाटर है कि नहीं बेटा? तो वाटर है तो अमोनिया का क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। अरे बोलो, ध्यान सुनना, H प्लस क्या आ जाए पिक्चर में, H प्लस। तो ध्यान सुनना, अगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, समझिए ध्यान से, ये है R, ये है N, ये है R और ये है R। ये कौन सा डिग्री का अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। ये आपके सामने है 3 डिग्री अमाइन, बहुत ध्यान समझिए बेटा। अब पिक्चर में कौन आ चुका है, H प्लस। इसे क्या हो गया, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हो जाएगा तो क्या बनेगा, RNR और R, बोलो, और आपके सामने क्या होगा, ये H और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया बेटा, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। क्या हो गया बेटा, कॉन्जुगेट एसिड। क्या एक केटाइन है, हाँ, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, केटाइन होता है। और आपने पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू, बोलो 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 बोलो, हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट, नो डाउट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड।
तो अब बताओ, ये तो हमने आपके सामने बना दिया 3 डिग्री अमाइन। अब सुनो ध्यान से, नाउ पिक्चर में आने जा रहा है आपके सामने, कोई भी एक ले लो, मैंने ले लिया RnH2, दिस इज 1 डिग्री अमाइन। सिंपल, बताओ क्या करोगे? पिक्चर में कौन आ चुका है? H+, क्या हो गया रे? प्रोटोनेशन। बोलो रे, क्या बन गया बेटा? RnH3+। क्या ये भी आपके सामने कॉन्जुगेट एसिड बना कि नहीं बना? अब इन दोनों कॉन्जुगेट एसिड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्या एक कैटायन होता है कॉन्जुगेट एसिड? यस। ऊपर वाला कि नीचे वाला? कैसे पता चला बेटा? क्या यहां पर तुम्हारा प्लस आई लग रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लस आई रहने से क्या ये मोर स्टेबल हो जाए? चार्ज क्या कम हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बोलो। और यहां पे भी क्या लग रहा है बेटा आपका? प्लस आई। बोलो। तो यहां पे क्या 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है? अरे बोल देना, इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई। तो क्या हुआ? ये आपके बोल सकते हैं, क्या ये मैक्सिमम स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज मैक्सिमम स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड ड्यू टू प्लस आई। इफेक्ट तो वही लग रहा है। पहले यहां प्लस आई देख रहे थे, हवा में, गैसियस मीडियम में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, हवा में, पानी में, कहीं पे देखो इंडक्टिव इफेक्ट रोल लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके हिसाब से ये मैक्सिमम स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो ये लेस स्टेबल हो गया उसकी तुलना में। बोलो रे, यानी अपन बोल सकते हैं जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उसका कॉन्जुगेट एसिड भी उतना ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? प्लस आई इफेक्ट से। तो यहां से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आया बेटा? क्या वही बोल सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और क्या आएगा बेटा? अमोनिया। अरे बोलो रे, आंसर यहां पे भी क्या आ रहा है? कुछ नया आंसर आया ही नहीं, एक्सप्लेनेशन बदल गया, आंसर नहीं बदला। आंसर क्या होगा? 3210। यानी चाहे गैसियस माध्यम में ले लो, गैसियस मीडियम में ले लो, वहां तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो आंसर क्या होगा? 3210। और ओनली ड्यू टू, अरे बेटा बहुत ध्यान, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, हमने क्या लिखा? ओनली। आंसर हमेशा क्या होगा? 3210। यानी इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर आने वाला क्या है? 3210। यहां तो कोई डाउट? बना लो जल्दी से, यहां तो बना लिया होगा। चलिए अब लिखो स्मॉल बी। स्मॉल बी बेसिक स्ट्रेंथ ओनली सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या है बेटा? यहां पे बोलो रे, H बॉन्डिंग। और हम आपको बता चुके हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू होता क्या है बेटा? बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। सीए का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। चलो तो हम लोग यहां पे देखने जाएंगे कॉन्जुगेट एसिड स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट एसिड स्टेबिलिटी को चेक करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा? मेरे साथ बना लीजिए।
सुनो बेटा, अब देखो कॉन्जुगेट बात करें, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि अपन बात करने जा रहे हैं किस पे। ये देखो बेटा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ ओनली ड्यू टू सॉल्वेशन। ओनली ड्यू टू सॉल्वेशन मतलब क्या बात करने जा रहे हो, एच ए बॉन्डिंग। क्या बेटा, एच ए बॉन्डिंग। अरे मना, तो अब बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। समझने का प्रयास करो। तो यहां देख सकते हो ये अमोनिया है, अमोनिया का हो गया प्रोटोनेशन, अमोनिया का हो गया प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से बन गया कॉन्जुगेट एसिड। यानी ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना है, ये कॉन्जुगेट एसिड किसका है बताओ, ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है बेटा, ध्यान सुना, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड है। ये सभी, ये कितने डिग्री अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है, 3 डिग्री। ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री। ये कितने का है, 1 डिग्री। इस हमने कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। आपने पढ़ा है जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अरे बोलो, मोर सॉल्वेशन मोर एनर्जी रिलीज, मोर एनर्जी रिलीज मोर स्टेबल। तो क्या है, एच बॉन्डिंग ही तो है। ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अरे अरे बोलो, क्या एक्टिव एच है कि नहीं बेटा। ये हाइड्रोजन क्या वाटर के साथ, वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। ये 3 डिग्री अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है, ये 2 डिग्री अमाइन का कॉन्जुगेट एसिड है। देखो एच बॉन्डिंग बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है। ये 3 डिग्री का, 2 डिग्री, और ये किसका, 1 डिग्री। और ये देखो अमोनिया, ये जो बना है आपका अमोनियम आयन NH4+ का 4 हाइड्रोजन है कि नहीं बेटा, और 4 हाइड्रोजन है, तो क्या इसका जबरदस्त एच बॉन्डिंग है। तो बताओ कौन सा कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाँ, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। क्या यहां मोर सॉल्वेशन है कि नहीं बेटा, इफ मोर सॉल्वेशन देन ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कॉन्जुगेट मैं बात करूं, ध्यान सुनना, आप बता सकते हो कि इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा बेटा। और जिसका कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा बेटा। ये कितने डिग्री आया है, ये 3 डिग्री से आया है। तो यहां से बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या बन के आएगा बताओ, सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 3 डिग्री। बोलो, तो यहां से जो आपके सामने ऑर्डर बन के आया, हम लिख सकते हैं कि आंसर क्या जाएगा, 0 1 2 3। वाह वाह, क्या क्वेश्चन बन गया। इन एक्वस मीडियम ओनली ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट 3210। इन एक्वस मीडियम ओनली ड्यू टू सॉल्वेशन 0 1 2 3। समझ, ऐसा क्वेश्चन है, दो आप फाइनल याद कर लेते हो आंसर, लेकिन अगर वो थ्योरी में आ गया ना तो अच्छे अच्छे को साफ कर देगा, अच्छे अच्छे को साफ कर देगा। अभी देखना, इतना पढ़ाने के बावजूद भी तुम साफ हो जाओगे। यही तो है, एनसीईआरटी को हल्के मत लेना। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, चलो साफ। यानी एक बात समझ में आया, एक्वस मीडियम इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर हमको समझ में आ गया 3210। ओनली ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट 3210, ओनली ड्यू टू सॉल्वेशन 0 1 2 3। अभी तीसरा फैक्टर तो बाकी है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अच्छा बताओ, स्टेरिक हिंड्रेंस से, अच्छा स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप का बढ़ना। अरे एल्काइल ग्रुप का बढ़ना मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर एल्काइल ग्रुप सबसे ज्यादा इसमें है कि नहीं, और इसमें एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, तो एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होगा सॉल्वेशन ज्यादा कि कम, सॉल्वेशन कम। देखो सॉल्वेशन यहां कम है कि नहीं, और यहां सॉल्वेशन सबसे ज्यादा। तो अल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्वेशन क्या होगा। अच्छा सॉल्वेशन कम हुआ, सॉल्वेशन कम हो गया, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, आर का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। यानी अपन बोल सकते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्वेशन डिक्रीजेस बट इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। सॉल्वेशन कितना डिक्रीजेस, आई डोंट नो। इंडक्टिव इफेक्ट कितना इंक्रीजेस, आई डोंट नो। देन हु नो, एक्सपेरिमेंट नो, आई डोंट नो। कुल मिलाकर सर इतनी मेहनत करके आप कंसेप्ट बना रहे थे, लास्ट की लाइन में आपने क्या कर दिया, इतना बढ़िया कंसेप्ट बन रहा था, हमने क्या करूं बेटा। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कितना सॉल्वेशन कम होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कितना बढ़ेगा, आई डोंट नो। और ये डिपेंड करता है एल्काइल ग्रुप पर। एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा तो वो अपना क्या है, सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट अपना बदलता जाएगा, लेकिन कितना
सॉल्वेशन कम होगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। तो यानी सर आप ये कहना चाहते हो कि ओवरऑल हमें आंसर रटना ही पड़ेगा? हमने कहा हाँ बेटा। तो फिर आपने स्टेप वाइज क्यों बताया? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है। तो उससे क्या हो गया, मेरा आंसर तो आ जाता बेटा। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और नीट वाला जो एग्जामिनर है ना वो अब समझदार हो गया है। अब क्वेश्चन निकाल निकाल के पूछ रहा है, क्योंकि उसको आदेश दिया गया है कि एनसीईआरटी में रहिए। तो जब एनसीईआरटी में वो आजकल टेम्परेचर पूछने लग गया है, किस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना होगा, तो वो टेम्परेचर पे हो गया है तो वो इस पे पूछ ही सकता है। हाँ हाँ, कर पेज नंबर ही पूछ लेगा। हाँ कोई भरोसा नहीं है। चलो अरे है ना, चलो वो भी पूछ लेगा तो हम ही पास होंगे। हम तो हर तरह के तैयार हैं, कॉमा भी पूछेगा, डैश भी पूछेगा, सब बता देंगे। हाँ है ना। तो अब इसको लिख लिया था। हाँ कहाँ हो बेटा, लिखो सी, सी लिखो, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सी लिखो, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू, एक ही बार लिखना रे बेटा, ड्यू टू, हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्वेशन डिक्रीजेस, सॉल्वेशन डिक्रीजेस एंड इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, सॉल्वेशन डिक्रीजेस एंड इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, जब एल्काइल ग्रुप मिथाइल होता है, क्या होता है, मिथाइल, देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू एच बॉन्डिंग। मेरी बात ध्यान सुनो, इफ एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू एच बॉन्डिंग। तो उसमें हम स्टेरिक हिंड्रेंस एच बॉन्डिंग के लिए इंक्लूड नहीं करते। ये आपके सामने मैंने एनसीईआरटी ओपन किया है, यहां लिखा हुआ है बेटा एल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया। यहां पर उसका बेसिक स्ट्रेंथ, पूरा पेज उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया है, और ये पूरा एक्सप्लेन किया है। और यहां एक पॉइंट लिखता है, वो मैं पॉइंट पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान सुना। पेज नंबर 399 का मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं। मैं पहले बता चुका हूं पहले ही, 397, 398, 399 हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला नोट लिखो, नोट, इसी के बाद जस्ट नोट लिखेंगे। पहले नोट सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैंने जो भी बोला वही लिखवाऊंगा। क्या लिखता है वो, व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल लाइक मिथाइल ग्रुप देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू एच बॉन्डिंग। इन केस द एल्काइल ग्रुप इज बिगर देन मिथाइल ग्रुप देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस टू एच बॉन्डिंग। मेरी बात समझ में आई है? यानी एल्काइल से बड़ा ग्रुप, मतलब मिथाइल से बड़ा ग्रुप है, तभी हम स्टेरिक हिंड्रेंस टू एच बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे। अगर ये लाइन निकल के एक्सट्रैक्ट होकर क्वेश्चन में आ गया ना, साफ हो जाएंगे लोग। मैं कहा एक एक लाइन खोज के मैं आपके लिए ला रहा हूं कि यहाँ कहाँ से क्या बच्चों को बताना है। अभी आज देखना, पूरा घर पे जाके जब पढ़ोगे जो मैंने पढ़ाया है ना आज का लेक्चर, तो तुम्हें लगेगा सर ने एनसीईआरटी के 3 पेज पूरे के पूरे आराम से अच्छे से पढ़ा दिए हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो लिखो पहले इस पॉइंट को, लिखो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में लिखो, लिखो स्टार बना के लिखो। अभी जो लिखा है था उसके बाद कि इफ व्हेन द, लिखो व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल लाइक मिथाइल ग्रुप, व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल like methyl group, like methyl group, then there is no steric hindrance, no steric hindrance to H bonding, then there is no steric hindrance to H bonding। क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, क्या ये लाइन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया होता तो आप कर पाते? नहीं, एनसीईआरटी का तो है ना। आप एनसीईआरटी को फॉलो करते कि नहीं करते हैं? और पहले भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? सीधे जानते हो कितनी देर में खत्म होता है ये टॉपिक? 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में। बेटा ये डब्बा है ना जो मैं बनाने जा रहा हूं, ये सीधे डब्बे पे आते हैं, बस इसको रट लेना। बट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हमें पता होना चाहिए। बेटा हिम्मत लगती है, मेहनत लगती है, मेहनत लगती है। अगर पूरा एक एक चीज समझा जाए, कहां से समझा पाऊंगा? तो समय आप, और सबसे अच्छी बात आपका पेशेंस जो मुझे है ना वो बहुत अच्छा लगा। और अगर इसी तरह से आप पेशेंस बनाओगे तो हम एनसीईआरटी का लाइन लाइन बाई आपके सामने खोल के रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनना। तो अब यहां लिखो हेंस
इसके ऊपर ले जा रहा हूं बेटा। हाँ चलो नेक्स्ट पेज पे आ जा रहा हूं। सिंपल सी बात, हैंस रिजल्टेंट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इन aqueous medium or if medium not specified। यहां से अभी जो पोर्शन था वो पूरा थ्योरी आपको समझा दिया, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट कर दो और 2023 लिख दो, 2023 लिख दो, क्योंकि पहला वो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, स्टेटमेंट्स और सेशन रीजन जाएगा तो वहां से पूछ लेगा। तो hence resultant basic strength order in aqueous medium or if medium not specified। तो पहला केस बनता है if R is equal to methyl, R is equal to methyl। तो बेटा यहां पे आएगा सबसे आगे मिथाइल CH3 का होल ट्वाइस NH 2 डिग्री अमाइन, देन CH3NH2 1 डिग्री अमाइन, देन CH3 का होल थ्राइस N 3 डिग्री अमाइन, और उसके बाद क्या जाएगा बेटा आपका अमोनिया, अमोनिया। अरे बोलो, तो लेकिन बी इफ R इज इक्वल टू C2H5, C2H5 देन C2H5 का होल ट्वाइस NH 2 डिग्री अमाइन, देन C2H5 का होल थ्राइस N, ये आपका हो गया दैट इज 3 डिग्री अमाइन, C2H5NH2 1 डिग्री अमाइन, एंड देन अमोनिया। देन क्या हो गया बेटा ये अमोनिया। सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनो, यानी ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। एक्वस मीडियम में 3 फैक्टर थे, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन और क्या था बेटा स्टेरिक। अगर R इक्वल टू मिथाइल है तो सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, अमोनिया को क्या बोल दिया हमने 0। तो यहां का आंसर बन के आ जाता है बेटा क्या 2130। अगर R इक्वल टू क्या है इथाइल, तो सबसे आगे है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, उसके बाद क्या है बेटा 1 डिग्री, और उसके बाद क्या है बेटा आपके सामने 0। यानी जो आपके सामने आंसर आएगा वो क्या बन के आएगा बेटा 2310, 2310। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलो अब इसको याद करने का तरीका सुनो। याद करने का तरीका ये है कि दोनों में ही 2 सबसे आगे हैं और दोनों में ही 0 पीछे है। अब बच गया नंबर कौन सा 1 और 3। तो 1 3 लिख सकते हो या 3 1 लिख सकते हो। तो छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर। मिथाइल छोटा है तो 1 और 3 का छोटा कॉम्बिनेशन 1 3 तो बनेगा रे। अरे बोलो ये क्या हुआ? अच्छा बैक हो गया, कोई बात नहीं। हाँ सुनो ध्यान से। तो इसका छोटा नंबर क्या हो गया? ये 1 और 3 हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बोलो। और बड़ा नंबर क्या हो जाएगा? 3 और 1 बन गया कि नहीं बन गया बेटा? ऐसे याद कर सकते हो। फिर भी हो सकता है तुम भूल जाओ, मतलब इतना मास्टर तुम्हारा ध्यान रख रहा है, फिर भी भूल जाओ कि अरे भाई कौन सा नंबर, नंबर ही नहीं याद रहा, नंबर कौन सा था। तो अपनी आंखें बंद करना और कहना हे मिथाइल महाराज प्लीज अपना नंबर बताएं। तो मिथाइल कहता है तथास्तु, तेरा ध्यान किधर है? मेरे नाम में ही मेरा नंबर है। CH3 मतलब क्या है? C1H3 हो गया कि नहीं हो गया? खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है मेरे नाम में ही मेरा नंबर है 1 3। समझ में आया? तो 1 3 लिख देना, बाकी 2 से स्टार्ट करना और 0 पे खत्म करना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान समझिएगा, अगर हम आपके सामने ये चीजें यहां लिख रहा हूं। हाँ दूसरा आता है, ध्यान से देखो, इन गैसियस मीडियम और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट,
नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्या केवल इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करेगा? बोलो रे हाँ आंसर हमेशा क्या होगा? 3 2 1 0। अब मेरे क्वेश्चन का रैपिड फायर राउंड जवाब दो। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन जब R इजिकल टू मिथाइल तो आंसर क्या हो जाएगा? 2130। और इथाइल हो तो 2310। अच्छा मैंने मीडियम नहीं बोला सर, मीडियम नहीं बोलोगे तो हम एक्वस ही मानेंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो, लेकिन अगर गैसियस मीडियम नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल दो तो 3210। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? बोलो है ना? बनाओ जल्दी बनाओ। लिख लिया बेटा? चलो, अब हम आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कहोगे कि हाँ सर रियली कह रहे हो, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता हम कभी नहीं कर पाते। आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 397 को डिस्कस करने जा रहा हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू, और जो जेईई मेंस 2019 में उस पर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको याद रहना चाहिए बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो अपनी कॉपी लिखोगे ना शॉर्ट डिवीजन वाली, मल्टी स्टार दे दो, मल्टी स्टार दे दो, और इंपॉर्टेंट फॉर 2023। आगे बढ़ जाऊं? अब सुनो क्या हुआ, बहुत आसान है। बच्चे से पूछा था बताओ बेटा मिथाइल है 2130, इथाइल है 2310। गा रहा है, हमने कहा मिथाइल इथाइल है, बोल। खाली मिथाइल बोला तो 2130, खाली इथाइल बोला तो 2310। अब मिथाइल इथाइल दोनों है, मिला दिया, मिक्सचर कर दिया, अब जवाब दे। ये गलत मास्टर, ये गलत, अलग अलग पूछो। अब सुनो, मैं इसी बात को लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना, मजा आएगा आपको देख के। मजा आए तो मैं आपका उत्साह जरूर देखना चाहूंगा। अब की क्या हुआ, मैंने कहा बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 397। मिथाइल अमाइन ले लिया 1 2 3 डिग्री, इथाइल अमाइन ले लिया 1 2 3 डिग्री, सबको मिक्स कर दिया, करा अब ऑर्डर बताओ, बता पाओगे? अब मिक्स हो गया तो ट्रिक सुनो, ट्रिक से जवाब दोगे। ट्रिक है इसका, डबल ई में डबल एम, डबल ई में डबल एम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डबल ई में डबल एम, इतना याद हो गया? अब केवल ई और ई को देखो, एम को भूल जाओ। केवल ई को देखोगे तो 231 लिखोगे, 213 लिखोगे, 231। दिमाग ही नहीं लगाना बेटा, तुम्हें सब पता है, तुम्हें बस केवल मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूं।
तो आपने यहां क्या लिख दिया 2 3 1, जो आपको पता है केवल वही लिखना बेटा आपने 2 3 1 2 3 1, अरे बोलो ना 2 3 1 लिख दिया आपने। डबल ई में क्या रे, कलर भी चेंज हो जा रहा है इसका ना अपने आप। हाँ अब सुनो ध्यान से, अब आपके सामने क्या आया बताओ, मिथाइल 2 1 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब मिथाइल को अलग देखो, इथाइल को अलग देखो, तो तुम वही जो तुम्हें पता है वही तो तुमने लिखा है 2 3 1 2 1 3, बस हो गया डबल ई में डबल एम। यानी इथाइल का 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन इथाइल का 3 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन मिथाइल का 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन इथाइल का 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन मिथाइल का 1 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन मिथाइल का 3 डिग्री अमाइन। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्या बातें क्लियर हो रही है? ये क्वेश्चन अगर आ गया, मजाक नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन आ गया तब आपको मजा आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और जब उसने पूछा है तो मुझे भी पूछने का हक तो है। और ये मैंने पेज नंबर 397 जो है ना, आप वहां पर देखोगे तो पीकेबी वैल्यू दे रखी है, इन सबके पीकेबी वैल्यू देखिए, उनको हमने अरेंज करके ये बना दिया है। अरे बोलो हाँ ना, आपको पीकेबी वैल्यू रटनी नहीं है, लेकिन ये 2000 लाइक क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2019 में, लाइक क्वेश्चन अगर वो पूछ चुका है तो क्वेश्चन अच्छा है। आपने देखा होगा आज के लेक्चर में मैंने अपनी पूरी जान लगाई है, कहीं से आपको ऐसा फील नहीं हुआ होगा कोई चीज, पूरा हमने आज एनसीईआरटी के अलावा कुछ आपको डिस्कस ही नहीं किया है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो आज आपका होमवर्क जो रहेगा बेटा वो आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 397 398 बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन पढ़ लेना पूरा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन जो कि 396 से स्टार्ट है, 396 397 398 और 399 में एराइल अमीन वर्सेस अमोनिया के पहले, मतलब केवल उसको पढ़ना। समझ में आया? आज ही जाके पढ़ लोगे ना बेटा तो कॉपी के साथ, तो इतना तेजी से आपको चीजें समझ में आएंगी कि चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। बोलो बेटा। बेटा अगर मीडियम नहीं बोल रहे हैं ना, इफ मीडियम इज नॉट स्पेसिफाइड देन एक्वस मीडियम इज टेकन। तुम खुद देखो ना 2 3 1 या 2 1 3 बनते कब है? एक्वस मीडियम ही तो बनते हैं ना। क्लियर? और बोलो बेटा। तो आज हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है? क्या आपने एंजॉय किया आज का लेक्चर? तो आप इसको अच्छे से क्या करोगे बेटा? रिवाइज करना। अब बेटा हाँ ध्यान सुनना, 1 मिनट। एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख लो, एक क्वेश्चन का आंसर लिख लो। आपको होमवर्क दिया था, आप आंसर लिख लीजिए बेटा, मैं क्वेश्चन निकालता हूं। चलो हाँ बेटा, जो आपका क्वेश्चन है मैंने बोला था कि वो 4 आपको दिए थे, उनमें रिलेशन की बात करी थी। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 9 के आसपास होगा जो भी है। एग्जाम्पल नंबर 9 है ना? हाँ 9 एग्जाम्पल होगा जो मैंने कराया था। तो उसमें 1 और 2 में रिलेशन जो आपने निकाला होगा वो होमोमर आया होगा। 1 और 4 एंड 2 और 4 में जो रिलेशन आया होगा वो इनैंसियोमर आया होगा। इसके अलावा 1 और 3
एंड 3 और 3 एंड 4 में जो आंसर आया होगा वो डायास्टीरियोमर आया होगा। अरे ना, क्वेश्चन में आपको लिखा चुका था ना बेटा, पहले क्वेश्चन तो पूरा है आपके सामने, आंसर यही आएगा। बोलो है ना, जहां मैंने बोला था फाइंड स्टीरियोकेमिकल रिलेशन और रिलेशन इन फॉलोइंग कंपाउंड, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का 9th था ये, क्वेश्चन नंबर 3 में 9th था। अरे इतना तो पता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पहला क्वेश्चन वो बोला था अगर इसका थीटा प्लस 65 डिग्री है, अरे ना, फिर दूसरा वो क्या था मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, उसके बहुत सारे पूछे थे, और तीसरे में स्टीरियोकेमिकल रिलेशन में, बेटा सब याद रहता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो, विश यू ऑल द बेस्ट।